हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूं। पिछले वीडियो में मैंने दिसंबर 2018 वाला पेपर लिया था। ये जो पेपर है ये जुलाई 2019 वाला है। तो इसमें जो एसएसटी के क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, एथियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? जो नहीं थी वह हमें बतानी है। नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पहला विकल्प है 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। दूसरा है सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। तीसरा है मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। और चौथा है कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। तो एथेंस के यूनानी शहर में, जिसे पोलिस के रूप में जाना जाता था, इसी में एथियन लोकतंत्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुआ। एथियन लोकतंत्र दुनिया का पहला ज्ञात लोकतंत्र था। एथियन लोकतंत्र में सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त था। सभी नागरिकों को सभाओं में भाग लेना पड़ता था। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 अलग अलग संस्थाएं थीं। इस प्रणाली में सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक थी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते थे। विभिन्न नौकरी पदों के लिए लॉटरी के माध्यम से पद बनाए गए थे। इस प्रणाली में नागरिकों से सेना और नौसेना में सेवा करने की अपेक्षा की जाती थी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की यूनानी प्रणाली आधुनिक लोकतंत्र को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। तो ये एथियन लोकतंत्र की विशेषताएं थी। अब इसमें जो पहला लिखा हुआ है, पहला कह रहा है कि 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो ये गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इस प्रणाली में सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक थी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते थे। तो इसमें जो पहला विकल्प लिखा हुआ है ये गलत है, बाकी सभी सही लिखे हुए हैं। तो पहला विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें विशेषता नहीं थी पूछी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? पहला है उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। दूसरा है उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। दूसरा है वे उपहार लाते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। और चौथा है इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। तो समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य का शासक था, ये आप लोग जानते ही हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो दक्षिणापथ के शासकों के प्रति समुद्रगुप्त ने विनम्र विनम्र रवैया अपनाया था। ये 12 शासक थे जिन्होंने पराजित होने के बाद समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर क्या किया गया कि समुद्रगुप्त ने उन सभी को फिर से शासन की अनुमति दे दी थी। तो इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है, फिर हमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए मिला लेते हैं। यहाँ कला रूप लिखे हुए हैं और यहाँ नामावली लिखी हुई है। पहला लिखा है कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो ये थी तैल चित्रकला, इसे मिला देंगे चौथे से। उसके बाद लिखा है चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। तो ये थी नयनाभिराम, पहले से मिला देंगे। फिर लिखा है भारत में यूरोप वासियों की
ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाव दर्शाती चित्रकला। तो ये कौन सी चित्रकला थी? ये थी रूप चित्रण। दूसरे से मिला देंगे और एक बचा हुआ है, इसे तीसरे से मिला देंगे। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला इतिहास चित्रकला। यानी कि ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो आपका पहला विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? पहला है सूरत, मद्रास, कलकत्ता, दूसरा है नागपुर, मदुरै, दिल्ली, तीसरा है पुणे, मद्रास, कलकत्ता और चौथा है सूरत, मदुरै, दिल्ली। तो प्रश्न कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? तो सूरत, मद्रास और कलकत्ता से। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है, और बी कह रहा है महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं महायान और हीनयान हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों का उपयोग करके मूर्तियों में दिखाई गई थी। तो ये पहले दिखाई गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ और बोधिसत्वों में विश्वास समाहित हुआ। तो इसमें ए गलत है, लेकिन बी सही है। ए गलत, बी सही, यानी कि दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया में हुई थी। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। इतनी बातें आपको याद रखनी है। इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। कथन भी कह रहा है महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। अब इसमें बताना है कौन सा सही है। तो 1822 में अंग्रेज हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में महलवाड़ी प्रणाली के रूप में जानी जाने वाली एक नई प्रणाली तैयार की। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधानों द्वारा किसानों से भू राजस्व पूरे गांव की ओर से वसूल किया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो इसे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो द्वारा तैयार किया गया था। रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत किसानों द्वारा भू राजस्व का भुगतान सीधे राज्य को किया जाता था। तो इन रैयतवाड़ी के बारे में भी आपको याद रखना है। अब इसमें जो दोनों कथन लिखे हुए हैं ये दोनों ही सही हैं और राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। दोनों ही सही लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। पहला है खानकाह, दूसरा है ईदगाह, तीसरा है गुल फरोसा और चौथा है दरगाह। तो सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। खानकाह क्या है? तो चिश्ती संप्रदाय के सूफी संतों के निवास को खानकाह कहा जाता है। वे यहाँ अपनी शिक्षाओं का प्रचार करते थे। ईदगाह क्या होता है? तो ईद अल फितर और ईद अल अजहा की सुबह
ईद की नमाज एक खाली सार्वजनिक जगह पर आयोजित की जाती है। इस जगह को ईदगाह कहा जाता है। गुल फरोसा क्या है? तो यह अगस्त के महीने में दिल्ली के मेहरौली में सभी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला फूलों का त्योहार है। इसे फूलों वाली सैर और पंखा त्योहार भी कहा जाता है। तो साथ में ये जानकारी भी आपको आवश्यक है। इसमें आपका चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। पहला विकल्प है रामानुज, दूसरा है बासवन्ना, तीसरा है एकनाथ द्वारा और चौथा है सखुबाई द्वारा। तो विशिष्टाद्वैत वेदांत दर्शन का एक गैर द्वैतवादी स्कूल है। यह योग संपूर्ण का अद्वैतवाद है जिसमें केवल ब्रह्म मौजूद है लेकिन बहुलता की विशेषता है। 11वीं शताब्दी में विशिष्टाद्वैत मत की स्थापना आचार्य रामानुज द्वारा की गई। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, रामानुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी। दूसरा है यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो दीवानी अदालत को वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा शुरू किया गया था। अब इसमें पूछा गया है कि जो सही है वह बताइए। तो इसमें जो ए लिखा है कि यह एक फौजदारी अदालत थी, ये गलत है। बी सही लिखा हुआ है, यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। ए गलत, बी सही, यानी कि आपका जो दूसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत में मैंने आपको कई बार अंतर भी बताए हैं, तो आप लोगों को पता ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार जान लीजिए फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत के बारे में। जिसने वीडियो पिछली नहीं देखी है शायद उसको ना पता हो। तो फौजदारी अदालत में अपराधों की सुनवाई होती है जैसे चोरी, हत्या, और दीवानी अदालत में निजी अधिकारों से जुड़े विवादों जैसे संपत्ति, अनुबंध की सुनवाई होती है। इतनी जानकारी आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है गैरीसन नगर से अभिप्राय है। पहला विकल्प है नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। दूसरा है किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। तीसरा है वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है। और चौथा है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन। तो गैरीसन किसी विशेष स्थान पर तैनात सैनिकों के लिए सामूहिक शब्द है जो मूल रूप से इसकी रक्षा के लिए तैनात है। गैरीसन किसी भी प्रमुख सैन्य चौकी को संदर्भित करता है जहां सैनिक समूहों में रहते हैं। यह सैनिकों के साथ एक गढ़वाली बस्ती थी। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन लिखे हुए हैं, कारण दिया गया है, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। अभिकथन कह रहा है जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। पहला है कारण है भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82°30 पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जब लंदन में अपराह्न 2 बज रहे होते हैं तो भारत में 7:30 का समय होता है। और कारण भी बिल्कुल सही है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82°30 पूर्व में स्थित है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय क्षेत्र पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। और कथन सी है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब इसमें से बताना है कौन से सही हैं। तो पहला जो है बिल्कुल सही है। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं जैसे रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पहला इसमें सही हो गया। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, सही है। और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है।
ABC तीनों ही सही लिखे हुए हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। पहला समताप मंडल, दूसरा मध्य मंडल, वायुमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल। दूसरा विकल्प है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। तीसरा है बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य वायुमंडल। और चौथा है मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल। तो इसके पहले भी इस तरीके के प्रश्न आए हैं और मैंने आपको बताया भी है कि पृथ्वी के सबसे समीप है क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में संपन्न होती हैं। उसके बाद समताप मंडल है। समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परत है और मौसम संबंधी सभी घटनाओं से ये मुक्त है और इसी में ओजोन परत पाई जाती है। उसके बाद है मध्य मंडल और मध्य मंडल के बाद है तापमंडल और उसके बाद है बहिर्मंडल। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह दूसरा विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? पहला है पृथ्वी का अपने कच्ची सतह से 66.5 अंश का कोण बनाता है। दूसरा है मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 अंश दक्षिण पर पड़ती हैं। तीसरा है पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना। और चौथा है पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभामंडल बनता है। तो पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है, मैंने आपको कई बार बताया है। एक होती है घूर्णन गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना परिक्रमण गति कहलाता है। अब इसमें पूछा गया है कि ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण से होती हैं? तो पृथ्वी की परिक्रमण एवं उसकी धुरी का एक ही दिशा में झुका होना। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ऋतुओं के परिवर्तन का कारण पूछा गया है तो यही कारण है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना और पृथ्वी का अच्छी झुकाव। सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसे परिक्रमण अवधि कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है हीलियम। तो प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में जो प्रमुख संघटक है वह है नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत पाया जाता है? 78%। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला लिखा है ठंडी धाराएं ध्रुवीय तथा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। बी कह रहा है लेब्राडोर एक गर्म धारा है। सी कह रहा है जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो ये तो सही लिखा हुआ है, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं, सही है। लेब्राडोर गर्म धारा नहीं है बल्कि लेब्राडोर ठंडी धारा है, तो बी गलत हो गया। और सी भी सही है, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो ए और सी सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमनद के निक्षेपण को कहा जाता है? पहला है समुद्री गुफा, दूसरा है हिमोड़, तीसरा है लोयस और चौथा है तटबंध। तो हेमनद के निक्षेपण को हिमोड़ कहा जाता है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। हिमनद क्या है? हिमनद बर्फ की नदियां हैं, ये भी याद रखिएगा। और हिमनदों के जमाव को यानी निक्षेपण को हिमोड़ कहा जाता है। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। समुद्री गुफा क्या है? तो समुद्री गुफा को एक समुद्र तट गुफा भी कहा जाता है। यह एक विशेष प्रकार की गुफा है जो मुख्य रूप से समुद्र की लहर क्रिया द्वारा बनाई जाती है। लोयस क्या है? हवा द्वारा लाए गए धूल और रेत के कणों के जमाव को लोयस कहा जाता है। और तटबंध क्या है? तो तटबंध या बांध कंक्रीट, मिट्टी और कंकड़ आदि के मिश्रण से बना एक टीला है, तो ये भी याद रखिएगा।
इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ए कह रहा है यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाई जाती है। बी कह रहा है इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। पहला लिखा है शीतोष्ण घास स्थल, दूसरा है शीतोष्ण पर्णपाती, तीसरा है शंकुधारी और चौथा है भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो ये जो विशेषताएं हैं ये शंकुधारी वन की हैं, तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। शंकुधारी वन को ही टैगा कहा जाता है, टैगा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनमें मुख्य रूप से जो वृक्ष उगते हैं वह हैं चीड़, स्प्रूस, फर, और इन वनों में भालू, भेड़िया आदि जानवर भी पाए जाते हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। शीतोष्ण घास के मैदान यानी शीतोष्ण घास स्थल, तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली के पूर्वोत्तर भाग में पाए जाते हैं और पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। शुष्क मौसम में ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। और भूमध्य सागरीय वनस्पति, तो भूमध्य सागरीय वनस्पति अपनी मोटी छाल और मोम से ढकी पत्तियों की मदद से शुष्क ग्रीष्मकाल के लिए खुद को ढाल लेते हैं, जो उन्हें वाष्पोत्सर्जन को कम करने में मदद करती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को फलों की खेती के लिए विश्व के बागों के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला विकल्प है मैदानी क्षेत्र में ओक्स बो लेक चिन्हित है यानी चाप झील। दूसरा है मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। तीसरा है डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। और चौथा है भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। अब इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जो विशेषता नहीं है वह बतानी है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं। यहाँ सुंदरवन का विशाल डेल्टा और विशाल गंगा का मैदान पाया जाता है जहाँ घनी आबादी पाई जाती है। यह बेसिन खेती के लिए बहुत उपयोगी है, मुख्य रूप से धान, मक्का, ज्वार और बाजरा की खेती के लिए। सुंदरवन का जो जंगल है मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। अब इसमें जो चौथा विकल्प लिखा हुआ है कि भूमि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, ये गलत है। यहाँ कर्तन और दहन कृषि नहीं की जाती। कर्तन और दहन कृषि वहां की जाती है जहां घास के मैदान होते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, जो खरपतवार घास वगैरह उग जाती है उसे काट कर वहीं जला दिया जाता है, राख को उसी भूमि में मिला दिया जाता है। किसी खाद या उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता, भूमि पर हल भी नहीं चलाया जाता है। ऐसे ही बीज छिड़क दिए जाते हैं और एक साथ कई फसलें भी तैयार कर ली जाती हैं। फिर जब फसल तैयार हो जाती है तो उस भूमि को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये कर्तन और दहन कृषि है। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में नहीं की जाती। तो इसमें चौथा विकल्प गलत हो गया, गलत ही पूछा गया था, तो चौथा विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि। पहला विकल्प है पवने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। दूसरा है इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। तीसरा है यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। और चौथा है नमक की मात्रा अधिकता सागर को सघन बनाती है। तो मृत सागर में नमक की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है और नमक की जो अधिक मात्रा है इस सागर को सघन बनाती है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तैराक मृत सागर में आसानी से तैर सकते हैं क्योंकि लवण की मात्रा ज्यादा है और लवण की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये सागर जो है अधिक सघन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कह रहा है भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। बी कह रहा है भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो भूमि उपयोग उस उद्देश्य को संदर्भित करता है जो भूमि कार्य करती है। उदाहरण के लिए वन्य जीव, आवास, कृषि। यह जमीन पर सतह के आवरण का वर्णन नहीं करता है। अब इसमें लिखा है
भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है, तो कृषि और वन के अलावा और भी तो उपयोग है। आश्रय यानी आवास प्रदान करती है भूमि, तो ये तो हो गया गलत। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति द्वारा निर्धारित होता है, ये भी गलत है। ए और बी दोनों ही गलत हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्यों गलत है ये भी जान लीजिए कि पहला कह रहा है कि भूमि का उपयोग मुख्य रूप से केवल इसकी स्थलाकृति, पहला कह रहा है कि भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है, तो इसका उपयोग अन्य क्षेत्र उद्देश्यों में भी किया जाता है, यातायात, मनोरंजन, आवास, उद्योग, व्यवसाय। केवल कृषि और वन के लिए तो नहीं किया जाता, इसीलिए पहला गलत हो गया। और बी कह रहा है भूमि उपयोग मुख्य रूप से इसकी स्थलाकृति से निर्धारित होता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि भूमि का उपयोग स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज, पानी की उपलब्धता जैसे भौतिक कारकों से निर्धारित होता है, तो इसीलिए दोनों गलत हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। कारण जानना जरूरी है कि ये क्यों गलत है, इसीलिए मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। पहला है पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। दूसरा है मृदा में नमी बनाए रखने में। तीसरा है मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में। और चौथा है अवनलिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। तो रक्षक मेखलाएं क्या होती हैं? शेल्टर बेल्ट जिन्हें कहा जाता है, तो ये पेड़ों और झाड़ियों से बनी वनस्पति की पट्टियां हैं जो तटों पर उगती हैं। अब ये मदद करती हैं, किसमें मदद करती हैं? तो पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? पहला है उच्चावच, दूसरा है समय, तीसरा है वनस्पति जात, प्राणी जात और चौथा है जलवायु। तो मृदा परिच्छेदिका मिट्टी की एक ऊर्ध्वाधर काट है जो सतह के समानांतर चलने वाली परतों से बनी होती है। इन परतों को मृदा क्षितिज के रूप में जाना जाता है। अब इसमें लिखा है कि इसकी मोटाई को कौन निर्धारित करता है, तो समय। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। दूसरा है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तीसरा है जैव संसाधन और अजैव संसाधन और चौथा है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। तो वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। संसाधन भौतिक सामग्री है जो पृथ्वी का एक भाग है जिसकी लोगों को आवश्यकता है, जिसे महत्व दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हों। दूसरा है जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों। तीसरा है जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों। और चौथा है जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। तो विविध समाज के संदर्भ में जो सही है वह बताना है। तो विविधता का तात्पर्य क्या है? तो विविधता से तात्पर्य है जहां विभिन्न नस्लों, धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के समूह रहते हैं। अब इसमें जो सही है वह है चौथा विकल्प, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाते हों। तो ये विविध समाज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? पहला है महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। दूसरा है महिलाएं फैशन परस्त होती हैं। तीसरा है महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। और चौथा है महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो रूढ़िबद्ध धारणा या लैंगिक रूढ़िबद्धता क्या है? तो यह एक अनुचित विचार है जो एक सामान्यीकृत दृष्टिकोण या विशेषताओं को संदर्भित करता है। अब इसमें कहा गया है कि कौन सा रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है, तो महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? पहला है महिलाओं के लिए मताधिकार। दूसरा है महिलाओं के लिए
नौकरशाही भूमिका का अधिकार, तीसरा है धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार और चौथा है श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। तो नारी मताधिकार का अर्थ महिलाओं को मतदान और सार्वजनिक कार्यालयों के अधिकार से है। अब इसमें पूछा गया है कि नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है, तो महिलाओं के लिए मताधिकार, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। दूसरा है इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तीसरा है इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। और चौथा है इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो जातकों यानी जातक कथाएं, तो जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित भारत के मूल साहित्य का एक विशाल निकाय हैं। ये वे कहानियां हैं जो मानव और पशु दोनों रूपों में बुद्ध के पिछले जीवन के बारे में बताती हैं। जातक कथाएं आम भाषा में लिखी गई जिन्हें हर कोई उनसे संबंधित हो सकता था, यानी कि ये आम भाषा में लिखी गई हैं ताकि हर कोई उनसे संबंधित हो सके। अब इसमें जो सही है वह है पहला विकल्प, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है यह अकबरनामा की शीर्षक के अंतर्गत शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। दूसरा है इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। तीसरा है यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक थे। और चौथा है यह अकबर के प्रशासन की विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। तो आईने अकबरी की रचना किसने की? अबुल फजल ने की। ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में जो नौरत्न थे उसमें अबुल फजल भी शामिल थे, तो इन्होंने ही आईने अकबरी की रचना की। इसके 3 खंड हैं जिनमें से अंतिम को अकबरनामा कहा जाता है। तो पहला इसीलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें लिखा है कि अकबर के शासन की इतिहास की पहली जिल्दों में से एक है, तो इसीलिए पहला गलत हो गया। अब इसमें जो पहला खंड है ये अकबर के पूर्वजों से संबंधित है और दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल की घटनाओं को दर्ज किया गया है और तीसरा खंड आईने अकबरी है। तो इसमें जो चौथा विकल्प है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? पहला है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा है गुरु अंगद, तीसरा है गुरु अर्जन और चौथा है गुरु तेग बहादुर। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, गुरु अंगद। ये सिखों के दूसरे गुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी सूची पर विचार कीजिए। सूची ए है विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार और सूची बी है विभिन्न प्रकार की ऋण। अब हमें मिलान करना है, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। पहला लिखा है कृषि श्रमिक, तो कृषि श्रमिक इन्हें मिलाएंगे पहले से स्वास्थ्य और वे मौसम उपभोग। उसके बाद लिखा है बड़ा किसान, तो कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण और मध्यम किसान उर्वरक कीटनाशी और बीज के लिए ऋण। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प, ए का पहला, बी का तीसरा और सी का दूसरा। जो कृषि श्रमिक होते हैं मंदी के समय के दौरान काम और आय नहीं होने के कारण स्वास्थ्य और मंदी के समय की खपत के लिए ये ऋण लेते हैं। मध्यम जो किसान होते हैं
ये उर्वरक, कीटनाशी और बीज के लिए ऋण लेते हैं। और बड़ा किसान कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला लिखा है सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। दूसरा है सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। तीसरा है सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। और चौथा है बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं। तो दादन व्यवस्था क्या है? यह घरेलू विनिर्माण की एक प्रणाली थी जो 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित थी। यह बुनकरों और व्यापारियों के बीच एक व्यापार व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के तहत बिना पूंजी के व्यापारी से कच्चा माल प्राप्त करता था। कौन प्राप्त करता था? बुनकर। यानी बुनकर बिना पूंजी के व्यापारी से कच्चा माल प्राप्त करता था। बुनकर तैयार माल व्यापारी को दे देते हैं। इस प्रकार इस व्यवस्था में बुनकर पूरी तरह से व्यापारी पर निर्भर होता है। व्यापारी अपनी सुविधा के अनुसार तैयार माल को कहीं भी और किसी भी कीमत पर बेच सकता है। तो इसमें जो विकल्प सही है वह है आपका तीसरा विकल्प। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है, फिर बुनकर कपड़ा तैयार करता है और कम कीमत पर वापस सौदागर उसे खरीद लेता है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। फिर सौदागर उसे ऊंची कीमत पर भी बेचता है और कहीं पर भी बेच सकता है। तो ये दादन व्यवस्था थी। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए से ई तक कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। हमें इन्हें क्रम से लगाना है। पहला लिखा है सोना पड़ोसी दुकानदार से टमाटर का केचप ऑर्डर करती है। किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। तो सबसे पहले क्या होगा? किसान टमाटर का बीज खरीदेगा स्थानीय व्यापारी से, ये आएगा पहले नंबर पर। उसके बाद थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। जब टमाटर तैयार हो जाएंगे तो उन्हें मंडी में ले जाया जाएगा बेचने के लिए। तो जो थोक विक्रेता व्यापारी होगा वह टमाटरों के लिए बोली लगाएगा। फिर क्या होगा? एक छोटे शहर की खाद्य प्रसंस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। फिर विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है और फिर सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करेगी। तो इस क्रम में आपका जो विकल्प सही है, पहले आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी, फिर आएगा ई, फिर आएगा ए, यानी कि पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित में से किसमें अपील कर सकता है? पहला है सत्र न्यायालय, दूसरा है उच्चतम न्यायालय, तीसरा है उच्च न्यायालय और चौथा है जांच न्यायालय। तो यदि कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, तो ये आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए कह रहा है कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है, और बी कह रहा है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो ए तो गलत है क्योंकि लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी ही सरकार बना सकती है, और ये कह रहा है कि कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। ए हो गया गलत।
बी कह रहा है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। सही है, लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। तो इसमें ए गलत बी सही, यानी कि केवल बी सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है भारतीय केंद्रीय सरकार, दूसरा है भारतीय अधिकारी तंत्र, तीसरा है कोई भी राज्य सरकार और चौथा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है। राजनीतिक प्रणाली एक सामाजिक संस्था है जो किसी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी देश का संविधान राजनीतिक व्यवस्था की आधारभूत संरचना को स्थापित करता है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। पहला है बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, दूसरा है विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। तो ए और बी दोनों पर केंद्रीभूत होना चाहिए। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इतिहास अतीत का एक वर्णन है। यह बदलती मानव संस्कृतियों, मान्यताओं और जीवन शैली की कहानी है और भविष्य में क्या हो सकता है इस बारे में समझ बनाने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत हैं, जिन्हें पहचानें। यानी कि ABCD 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से दो गलत हैं और गलत ही हमें बताने हैं। पहला है वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। बी है सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। और सी है सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। और चौथा है सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। तो सामाजिक विज्ञान की ही एक शाखा है जो मानव व्यवहार और सामाजिक संबंधों से संबंधित है, जो मुख्य रूप से अनुभव जनित दृष्टिकोणों पर निर्भर करता है। अब इसमें जो गलत है, पहला तो सही है, बी सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है, ये गलत है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान है, ये भी गलत है, क्योंकि सब जो विषय शामिल किए गए हैं सबका तरीका पढ़ाने का अलग अलग है। आप लोग भी ये बात जानते हैं। तो बी और सी इसमें गलत है, डी भी सही है। अब इसमें गलत पूछे गए थे, तो बी और सी यानी कि दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। पहला है कंठस्थ कराना। कंठस्थ कराना पहले ही काट दीजिए। यदि प्रश्न सकारात्मकता दर्शा रहा है तो याद करने वाला, रटने वाला ये उत्तर कभी नहीं होगा। अब आपके 3 विकल्प बचते हैं। चलिए आगे विकल्प पढ़ते हैं। सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, दूसरा है पाठ्यचर्या को पूरा करना और चौथा है परीक्षा उत्तीर्ण कराना। तो अध्यापक या अध्यापिका का लक्ष्य क्या होना चाहिए। सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, केवल पाठ्यचर्या को पूरा करना और परीक्षा उत्तीर्ण कराना ये अध्यापक अध्यापिका का लक्ष्य नहीं होता है, चाहे कोई भी विषय हो। तो इसमें दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अब इसका अर्थ क्या है कि सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, तो यह एक विचार प्रक्रिया को विकसित करने और नए नए विचारों के साथ आगे आने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। छात्रों के पास किसी भी अवधारणा की पूर्व धारणा होगी जो उन्हें विचारों को प्रभावी ढंग से समझने में मदद करेगी। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा जाएगा। पहला है प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, दूसरा है तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। अब स्मरण आधारित लिखा है, मैंने आपको पहले ही बताया, रटना, याद करना, स्मरण करना। यदि प्रश्न सकारात्मक है तो ये तो गलत ही है, ये कभी उत्तर नहीं होगा। केवल ए पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। पहला है जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है।
तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो स्मरण करने वाला इसमें होगा ही नहीं। और तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, तो तथ्य का स्तर सदैव निश्चित नहीं होता, समय के साथ परिवर्तनशील हो जाता है, यानी कि बदल जाता है स्थिति के अनुसार। जो तथ्य का स्तर है वह स्थिति के अनुसार बदल जाता है। तो इसमें ना ए ना बी दोनों ही गलत हैं, ए और बी कोई नहीं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? पहला है संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना। दूसरा है वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना। तीसरा है विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना। और चौथा है पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। तो वन्य जीव संरक्षण का क्या तात्पर्य है? तो वन्य जीव संरक्षण से तात्पर्य जानवरों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने के अभ्यास से है। यह पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाता है। अब इसमें पूछा गया है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? तो पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। अब उन उत्पादों को नहीं खरीदना है जिन्हें बनाने के लिए पशुओं को हानि पहुंचाई जाती है। समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पशु आधारित तो बहुत उत्पाद हैं जो पशुओं को बिना हानि पहुंचाए ही हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो पशुओं को हानि पहुंचाने के बाद हमें प्राप्त होते हैं, तो उन्हें ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। समझिएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है और विकल्प किस हिसाब से लिखे हुए हैं। तो चौथा विकल्प उत्तर होगा, क्योंकि कई ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें बनाने के लिए पशुओं का शिकार किया जाता है, उनको हानि पहुंचाई जाती है, तो ऐसे उत्पादों को हमें ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। दूसरा है अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। तीसरा है विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और चौथा है विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। तो किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जो खुली किताब मूल्यांकन है पाठ्य पुस्तकों के दिए गए तथ्यों को याद रखने के बजाय समस्या समाधान और महत्वपूर्ण सोच के कौशल का परीक्षण करता है, इसीलिए पहला विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? पहला है छोटे समूह की परियोजनाएं। दूसरा है विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति। तीसरा है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। और चौथा है समुचित चित्र यानी कोलाज बनाना। तो क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? तो छोटे समूह की परियोजनाएं, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति ये इसमें शामिल नहीं होगा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और समुचित चित्र बनाना यानी कोलाज बनाना। तो ये सही है, इसमें ACD सही है, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? पहला है अनुभवों की तुलना। दूसरा है विश्लेषण करने की क्षमता। तीसरा है परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। और चौथा है तर्क करने की क्षमता। तो ऊपर एक प्रश्न दिया गया है, इस संदर्भ में एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? तो परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष पर। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। पहला है, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। दूसरा है, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना। तीसरा है, जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना। और चौथा है, उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। तो इसमें पूछा गया है सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति, तो उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं आपको, पहला है, मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। दूसरा है, समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। तीसरा है, यह सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। और चौथा है, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। तो इस प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। पहला है, राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन। दूसरा है, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। अब इसमें बताना है कौन से सही है। तो दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए। पहला है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना। दूसरा है, विद्यार्थियों के साथ काम करना सिखाना। तीसरा है, समूहों का विचारपूर्वक चयन करना। और चौथा है, कार्य की पूर्ति करना। तो इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है। ए बी सी सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कार्य की पूर्ति करना ये इसमें शामिल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला है, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। दूसरा है, विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। तीसरा है, समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए। और चौथा है, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। तो पहला तो इसमें सही है, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करना। बी गलत है, विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। तो शिक्षक का क्या कार्य है फिर। और सी कह रहा है, समझाने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना। सिर्फ आप यही बताते रहेंगे कि आपका जो विषय है बड़ा है, लेकिन आप समझाएंगे कुछ नहीं, तो भी इससे लाभ नहीं होगा। और डी सही है, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता की और जिज्ञासा पैदा करना। ए और डी सही है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। पहला है, मुजफ्फर आलम। दूसरा है, अबुल फजल। तीसरा है, राज सुंदरी देवी। और चौथा है, जियाउद्दीन बर्नी। तो मुजफ्फर आलम के लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं जाना जा सकता। क्यों नहीं जाना जा सकता? क्योंकि ये एक इतिहासकार हैं और मध्यकालीन इतिहास पढ़ाते हैं। उनके कार्यों को एक प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनके कार्य किसी घटना का प्रत्यक्ष वृत्तांत नहीं देते। तो इसीलिए इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। पहला है, गुफा चित्रकारी। दूसरा है, लघु चित्रकारी। तीसरा है, शिलालेख। और चौथा है, हस्तलिपियां। तो यदि आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा, तो वह है लघु चित्रकारी। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। लघु चित्रकला 16वीं शताब्दी की शुरुआत से 19वीं शताब्दी के मध्य तक विकसित हुई, इसलिए यह प्राचीन भारतीय इतिहास को पेश करने का सही स्रोत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापक द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। पहला है, व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील। दूसरा है, समता के मुद्दे। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए।
ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? पहला है वर्गीकरण करना, दूसरा है सामान्यीकरण करना, तीसरा है परिणाम निकालना और चौथा है परिकल्पना करना। तो भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कार्डों पर चर्चा करनी है। तो पूछा गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन करेंगे? तो परिकल्पना करना, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। परिकल्पना क्या है? ये सोच का महत्वपूर्ण पहलू है जो पूर्व ज्ञान के आधार पर स्पष्टीकरण को संदर्भित करता है। परिकल्पना एक धारणा है जो ज्ञात तथ्यों पर आधारित है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। वर्गीकरण करना क्या है? तो एक निश्चित विशेषता के आधार पर निश्चित समूह में किसी चीज को वर्गीकृत करने से ये संबंधित है। सामान्यीकरण करना, यह एक समान उत्तेजना के समान तरीके से प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। और परिणाम निकालना यानी निष्कर्ष निकालना, तो यह निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए किसी चीज का पता लगाना है। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? पहला है विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, दूसरा है वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण, तीसरा है व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना और चौथा है पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराना है, तो सबसे अच्छी शैक्षणिक विधि है वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य है वहां बच्चों को ले जाएं, बच्चे सार्थक रूप से उसमें भाग भी लेंगे सक्रिय रूप से और स्वयं अनुभव करेंगे। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में कार्टून की क्या भूमिका है? पहला है कोई भूमिका नहीं है, कार्टून अपरिपक्व है। दूसरा विकल्प है भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षक दिखती है। तीसरा है कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है। और चौथा है मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त कार्टून बुनियादी मुद्दों को उजागर करते हैं और इसे छात्रों के लिए भरोसेमंद बनाते हैं। कार्टून रुचि पैदा करके महत्वपूर्ण और चिंतनशील सोच विकसित करने के लिए एक प्रभावी तकनीक है। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए है यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। और बी कह रहा है यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। तो 1940 के दशक से ही रंग भेद का मुद्दा वैश्विक चिंता का विषय रहा है। इस प्रथा में रंग भेद का अर्थ है अलग और असमान। अब इसमें ए और बी कथनों पर विचार करना है, तो इसमें दोनों ही गलत है। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है, गलत है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है पर सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है, ये भी गलत है। ए और बी दोनों ही गलत लिखे हुए हैं। रंग भेद कानून और आदेश सभी को समान सार्वजनिक सुविधाएं नहीं देते हैं, इसीलिए ये दोनों गलत लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? पहला है सरपंच, दूसरा है वार्ड के सदस्य, तीसरा है सचिव और चौथा है ग्राम सभा सदस्य। तो ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं तो सरपंच और वार्ड के सदस्य। ए और बी पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो सचिव होता है यह निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ग्राम सभा सदस्य कौन है? तो वे सभी लोग जिनके नाम उस गांव की मतदाता सूची में दर्ज होते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी यानी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? पहला है सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव। दूसरा है भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना। तीसरा है शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। और चौथा है भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। तो पटवारी का उत्तरदायित्व है भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? पहला है नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। दूसरा है वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट करते हैं। तीसरा है शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। और चौथा है वार्ड पार्षदों का सरपंच मुखिया होता है। तो इसमें स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में जो सही है पूछा गया था, तो शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था जुलाई 2019 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।